जीवन संरक्षण यात्रा के चतुर्थ चरण की शुरुआत 10 जुलाई से शुरू होगी। अभी तक हुए 3 चरणों में लगभग 3 लाख के करीब पौधों का रोपण किया गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि पौधों के लगने के बाद उनकी देखरेख की जाए। अब जुलाई 10 से चौथे चरण की शुरुआत हो रही है, जिसमें 1.5 लाख पौधे लगाने का निश्चय किया गया है। आइए हम आपको मुलाकात कराते हैं जीवन संरक्षण यात्रा के संयोजक ON शर्मा से। दर्शकों नमस्कार, आज आपकी मुलाकात कराते हैं इंजीनियर ON शर्मा साहब से, जो कि गुना में समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। श्रीनाथ गौशाला के वो संरक्षक हैं, उन्हीं की देखरेख में चलाई जा रही है। साथ में हर साल वो जीवन संरक्षण यात्रा चलाते हैं और इसी बीच एक विद्यालय उन्होंने शुरू किया है। आइए बात करते हैं। नमस्कार शर्मा साहब। नमस्कार शर्मा साहब, सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो आपकी जीवन संरक्षण यात्रा के साथ है। आपका उसका चौथा चरण यहाँ गुना में शुरू होने वाला है, बताइए कैसा क्या है। जैसा इसका नाम है तरुण जी, जीवन संरक्षण यात्रा, इसका नाम के पीछे भी हमारी यही खोज थी कि आज चौथा चरण है, 3 चरण हो चुके हैं, कि हमें कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में एक जागरूकता की, एक जागरण की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि लोगों का ध्यान पेड़ बचाने से हट चुका है और इसके परिणाम हमारे सामने हैं। भूगोल सबके सामने कि असमय वर्षा, कभी वर्षा कमी आना, नीचे ज़मीन का भूतल डाउन होना, ये सब है जो केवल पेड़ से ही बच सकता है। तो उसको हमने ये माना कि अगर पीढ़ी को बचाना, आगे आने वाले को, तो हमें पेड़ को बचाना पड़ेगा। इसी को संकल्प के साथ हमने प्रयास किया कि अगर हम गुना जिले के कुछ गाँवों में जाके और उनको वास्तव में लोगों को हम ये बताएं कि अगर आप इसको पेड़ को बचाते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसा करने के लिए हमने एक ये यात्रा शुरू की है। उसके पहले चरण में जब हम इसको लेके निकले तो हमने पहले प्लान किया कि हम गांव में जाके पेड़ के बारे में बताया, लोगों से बिठाया, लोगों ने समझा और उनको जागरूक किया। तो लोगों ने सामूहिक रूप से जिम्मेदारी ली कि हम सब पेड़ बचा लेंगे और उनको हमने पेड़ वहाँ पे सुपुर्द किए। और उसके बाद जब दूसरे चरण चालू किया तो हमें पिछले का जब आकलन किया, क्योंकि हम समीक्षा करते हैं उसकी हमेशा, तो उसमें हमें लगा कि वो 10% से ज़्यादा पौधे सामूहिक जिम्मेदारी में नहीं बच पाए। तब फिर दूसरा विकल्प ढूंढा कि भाई इसमें क्या करें। तो उसमें दूसरे विकल्प में 2 चीज़ की हमने सोचा कि हमारे यहाँ संकल्प का बहुत महत्व है। हमारे पूरी पीढ़ियों से हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि संकल्प ले लें तो आदमी करता है। तो हमने एक संकल्प पत्र नाम दिया और गांव-गांव में जाके लोगों से पूछा कि भाई आप संकल्प भरो, अगर संकल्प पत्र भरते हो कि आप 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़ बचाओगे तभी हम आपको पौधा देंगे। तो उन्होंने संकल्प पत्र भरे। संकल्प पत्र भरने के बाद हमारे जो वितरण केंद्र है उसकी डेट तारीख सब रहती है, उस पर जब वो लेने आए तो संकल्प पत्र भरने के बाद वो लोग 40% करीब लोग, जितने टोटल संकल्प पत्र थे, वो लोग वो पौधा लेने आए और उसमें हमने 1,25,000 पौधे उस समय दिए। उसका परिणाम ये हुआ कि दूसरे चरण में जाके करीब हम 53% पौधे हमको सर्वाइव हुए, बचे, एक प्रगति हुई और लोगों में एक जागरण चालू हुआ। इसके बाद तृतीय चरण हुआ। तृतीय चरण में फिर हमने सोचा कि हम इसको और मॉडिफाइड करते हैं, तो टोटल पौधे हमने फलों के किए कि गांव का आदमी सोचता है और हम भी चाहते हैं कि गांव में हर वर्ग का आदमी फल आज बाजार से लेके बच्चों को नहीं खिला सकता, और वो फल अगर उसके गांव में ही पैदा हो जाते हैं, उसके घर में खलिहान में खेत में ही होते हैं, तो उसके बच्चों को फल मिलेंगे और उसका रुझान भी उसको बचाने के प्रति ज़्यादा होगा। ऐसा मान के हमने फलों के पौधे ही हमने रखे। और दूसरा ये कि उन वितरण केंद्र पे उनको जागरण किया गाँव जाके, और जो बोला कि आप वितरण केंद्र पे ही आओ, आप वहीं संकल्प पत्र भरना। तो उसमें हमको बहुत अच्छी सफलता मिली और मैं समझता हूँ उसका पिछले साल का अभी समीक्षा होगी इस यात्रा में, तो करीब 70% से ऊपर हमारा सर्वाइवल रेट हुआ है। जो पौधे बचे हैं, लोगों से सेल्फी आ रही हैं, लोग अपनी सेल्फी डाल रहे हैं पौधे का। और अभी हमारा जो 10 जुलाई से हम जागरण शुरू हो जाएगा, जिसका विधिवत कल अपने यहाँ गौशाला में वो हुआ है, आप सब लोगों के सामने हैं और उसमें परिणाम। और हमने पौधे खुद तैयार करते हैं, अपनी गौशाला में ही तैयार किए। वहाँ पे कई सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पौधों को बचाया है, पौधे बना के रखे हैं और 40-27 डिग्री टेम्परेचर पे ही उनको बचाया है। और आज हमारे पास पौधा तैयार है। हम अभी जागरण का काम करेंगे और हमने इस बार का लक्ष्य 1,50,000 पौधों का रखा है, वो हम जाके उनको लोगों को सुपुर्द करेंगे। वैसे आप पूरे जीवन काल में आदमी 5 पौधे लगाता है तो बहुत बड़ी बात है। आप अब लगभग 3 लाख पौधे अभी तक लगा चुके हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? और मैं समझता हूँ मेरे जीवन में शायद ईश्वर ने बहुत अच्छा मुझे निमित्त बना दिया है। इससे बड़ा मेरे पास ईश्वर का कोई और बड़ा उपहार नहीं हो सकता कि इस लायक मुझे बनाया कि जी मैं काम करने के सक्षम थोड़ा सा कर पा रहा हूँ। श्रीनाथ गौशाला क्या काम कर रही है, कितने पशु हैं उसमें? श्रीनाथ गौशाला एक्चुअली में गाय माता की सेवा के लिए है और उसमें भी वो गाय माता जिनको कहीं ना कहीं समाज की निगाह से समाज ने अपने स्वार्थवश उसको छोड़ दिया है, कोई बीमार है, उन गायों को हम लाके वहाँ पे अभी 117 करीब वहाँ पे हैं
उन बीमार गाय हैं उनकी सेवा और हर साप्ताहिक उनका मेडिकल परीक्षण पूरा डॉक्टर लगा हुआ है, और उसके साथ में लोग काम 3 बार उनको भोजन सब व्यवस्था पूरी अच्छे से सेवा जितनी हम कर पा रहे हैं, उनकी बीमार गायों की सेवा का प्रकल्प है वो एक गौशाला संचालन। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये लगाया कि भाई हम गाय माता का ऐसी गौशाला की आवश्यकता ही नहीं पड़े, उसके लिए जब हम जन जागरण करेंगे लोगों में, तो हमने गुना के 7 कॉलोनी के 1000 घरों को चुना है, क्योंकि आज भी हमारी माता बहन इस पर संस्कार को जानती है कि हमें पहली रोटी गाय को जाना चाहिए। उसका वाहन का नाम है गौग्रास, और वो 4 साल से लगातार चल रहा है। केवल कोविड की जो लॉकडाउन पीरियड को हमने छोड़ा था उसको, और अब पुनः प्रशासन से अनुमति लेके चालू कर दिया है। 1000 घरों से माता लोग मतलब पहली रोटी निकाल के हर दिन उस वाहन में गौग्रास में देती है, जो गौ माता को पहुँचती है। अगले 1000 घरों का लक्ष्य अभी अगले महीने से चालू हो रहा है, तो एक गाड़ी और चालू हो रही, और बहुत लोगों की डिमांड है कि सब उस कॉलोनी में जाते हो, हमारी कॉलोनी में क्यों नहीं जाते। तो मुझे लगता है कि गाय माता के प्रति जो जागरण जितना ज़्यादा होगा उतनी उनकी रक्षा होगी, लोगों में भाव होगा, और लोग उसको पालेंगे, तो शायद ऐसे व्यवस्था बीमार नहीं जरूरत पड़ेगी इससे लोग। विद्यालय भी आपने तुरंत अभी शुरू किया है, तो क्या उसका लक्ष्य, क्या नाम है उसका? मैंने अभी मेरा एक शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य करने का मतलब है कि मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में एक बुनियाद में जैसे अपन खाद डालते हैं, बुनियाद नींव भरते हैं, नींव वाला काम है, इसमें भी मुझे कुछ करना चाहिए। ईश्वर ने अगर इस लायक बनाया है, तो हमने एक आंगन विद्यापीठ करके डाला है, गौशाला में ही है, और उसमें उन बच्चों को शिक्षा देनी है जिन बच्चों के माता पिता मजदूरी काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, और वो उनके लिए इतनी प्राथमिकता नहीं दे पाते कि बच्चों की शिक्षा अच्छे से हो। तो पहली साल की शासन से मान्यता ले ली आंगन विद्यापीठ की, 1 से 5वीं तक का रहेगा। 51 बच्चे हमने उसमें अभी निश्चित कर लिए हैं। जैसी प्रशासन की अनुमति कोविड की वजह से आती हो, उसके बाद हम उसको स्टार्ट कर देंगे, और बच्चे को खाना से लेकर सब कुछ निःशुल्क, उनकी पढ़ाई पूरी व्यवस्था है। पहला लक्ष्य हमें 51 बच्चों को अच्छे से शिक्षा देने की रखा है। आप बीजेपी की मध्य प्रदेश कार्य समिति के भी सदस्य हैं, और बमोरी आपकी कर्मस्थली रही है विधानसभा भाजपा के लिए, तो बमोरी में उपचुनाव है, तो क्या महसूस करते हैं, कैसी क्या स्थिति रही? क्या बमोरी में किसानों की जो बमोरी विधानसभा का मतदाता ज़्यादातर किसान है, पूरा आपको मालूम है, ग्रामीण अंचल है, और वास्तव में किसानों ने जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से उनके हितैषी कार्य देखे, और किसान की बिल्कुल चिंता जन्म से लेके और उसके मतलब की पूरी व्यवस्था माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार के द्वारा की गई, उस चीज़ से उनके फसल बीमा से लेके नुकसान से लेके उनके पैसा, हर योजना माता पिता को, अगर वृद्ध माता पिता को तीर्थ से लेके कन्यादान योजना, कन्याओं के लिए, युवाओं के लिए, इतनी योजनाओं के कार्य देखे थे किसानों ने। लेकिन एक धोखा देके, एक जिसको छल कह सकते हैं हम, तो उनको कहा कि हम आपका कर्ज माफ़ कर देंगे, और उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफ़ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। इस सबके बात को कहीं भ्रम में आके कुछ हमारे मतदान हमारा ज़्यादा रहा पूरे प्रदेश में, लेकिन हमारी सीटों की संख्या कम हुई, और सरकार कांग्रेस की बनी। 15 साल और 15 महीने का जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस का, उस कार्यकाल में 15 महीने में जो कार्य किया है, जिस तरह से युवाओं के साथ, जैसे कन्याओं की जितनी हितैषी योजनाएं थी सब बंद कर दी, पूरी योजनाएं जितनी थी माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा चलाई गई थी उनको बंद कर दिया गया। लोगों को धोखा दिया, जब कर्ज माफ़ नहीं हुआ, लोगों को आज तक भी नहीं हुआ, ऐसी स्थिति बनी। तो कोच हमें बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, किसान अपने आप से तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो पूर्ण रूप से तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही हम रखना और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना। जो संगठनात्मक परिवर्तन हुए हैं, नए लोगों की एंट्री हुई है, उससे कितना अंतर मानते हैं आप? बीजेपी की वर्तमान पॉलिटिक्स में अंतर है? नहीं, वर्तमान राजनीति के देखो, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले ये अलग अलग दल से लोग होते हैं। हम सब एक विचार के लिए काम करते हैं। जब हमें कुछ उनको ऐसा लगा कि उनके साथ ऐसा वहाँ धोखा हुआ और उन्हें लगा भारतीय जनता पार्टी में काम करने में हमें ज़्यादा सहानुभूति रहेगी, और लोग आए, हम लोग सब मिलके 1+1=11 होकर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सबका उद्देश्य तो जनता की सेवा का काम है, तो वही कारण राजनीति से हम सबको करना है मिलकर। तो हमारा जब उद्देश्य अलग अलग नहीं है तो साथ में काम करने में कोई दिक्कत नहीं। आप युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं, आपने व्यापार में उच्च स्थान प्राप्त किया। ये जो समय चल रहा है, रिसेशन का जो बहुत कोरोना की वजह से जो पीरियड आया, युवाओं के लिए क्या आप? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कालखंड जो आया है ये पूरे विश्व के सामने है, और जहाँ तक भारत की भूमिका है, इस कोविड के काल में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक जनता ने, और जो एक जनता ने जिस तरह से इसको महामारी का सामना संघर्ष किया है, वो पूरे विश्व को पटल पे आ गया है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम SME के माध्यम के द्वारा, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से हम रोजगार देंगे, सब हमारी प्राथमिकता है। और लोग युवाओं को, शायद मैं समझता हूँ कोरोना के बाद, उसके बाद से सरकार जिस दिशा में काम करने जा रही है, उसमें गांव-गांव में किसान को और युवाओं को
रोजगार के बहुत अवसर बढ़ने वाले हैं और एक बहुत उत्साही माहौल रहेगा जिसमें हम आगे बढ़ने की हमारे चांस बहुत ज़्यादा है। क्या संदेश आप हमारी टीवी के माध्यम से देते हैं? मैं आपके आज की डेट में कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा जरूरी आवश्यक है मैं समझता हूं, और आप लोग मीडिया के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग बड़े मेहनत से और कोविड में आप लोगों ने जिस तरह काम किया है, मैं तो आपको बहुत बधाई देता हूं, आप सबको साधुवाद देता हूं, आपकी टीम को, कि आप आगे खड़े के पूरे खतरा सामने दिख रहा है, उसके बाद भी आपने जाके सरकार को बताया है, जागरूक किया जन जागरण को। इसके लिए मैं आपसे संदेश देना चाहूँ कि देश में हमें सबसे पहले आत्मबल मजबूत करके और भारत के बारे में ये समझ जाना चाहिए कि आज इतना बड़ा नेतृत्व चाहे कोई विश्व पटल पे अगर हम आ गए हैं तो इससे बड़ी प्रोग्रेस क्या होती है, और हमें सबको एक आत्मबल बढ़ा के अपना और अपने छोटे छोटे कामों को आगे लाके और अच्छी तरीके से काम करके रोज़गार पैदा करने, और वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि एक युवा 100 को रोज़गार दे दे, तो उसमें हम सब रोज़गार के काम में लगेंगे और बहुत अच्छा समय है। ये थे ON शर्मा साहब, बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, युवा हैं, समाज सेवी हैं और क्षेत्र में एक एंटरप्रेन्योर की भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।